नमस्कार। आज हम भारत से जुड़े कुछ हालिया ज़रूरी घटनाक्रमों पर बात करने वाले हैं। हमारे पास कुछ स्रोत है और कोशिश रहेगी कि इनमें से जो मुख्य बातें हैं वो निकाली जाए। हाँ बिल्कुल, देखते हैं क्या खास है इनमें। तो आज 5 अलग अलग विषय हैं। एक तो उपराष्ट्रपति का इस्तीफा, फिर दिव्यांगजन अधिकार कानून पर कुछ बहस चल रही है, और बायोस्टिमुलेंट्स का मामला है खेती में, फिर यूपीआई क्रांति, और एक बिल्कुल नया सा नाम है बायो ईमू 1। काफी अलग अलग विषय, दिलचस्प रहेगा। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा। अगस्त 2022 से वो पद पर थे और राज्यसभा के सभापति भी, मतलब वो पद के साथ ही आता है। हाँ, पदेन सभापति होते हैं उपराष्ट्रपति। लेकिन उन्होंने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर बीच में ही इस्तीफा दे दिया। 21 जुलाई 2025 तक कार्यकाल था वैसे। हाँ, ये वाकई बड़ी खबर है। ऐसा पहले कभी हुआ नहीं कि किसी उपराष्ट्रपति ने कार्यकाल के बीच में इस्तीफा दिया हो। बिल्कुल, ये तो पहली बार हुआ है। और इसके अपने प्रक्रियात्मक पहलू भी होंगे। अब ये सिर्फ एक इस्तीफा नहीं है, इसके राजनीतिक मायने भी हो सकते हैं। उनके कार्यकाल में कुछ चीजें हुई भी थी, जैसे राज्यसभा में महिला उपसभापतियों की नियुक्ति। हाँ, और नए संसद भवन में कार्यवाही का शुरू होना भी, वो भी एक ऐतिहासिक बदलाव था। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। दिव्यांगजन अधिकार। कुछ कार्यकर्ता हैं जो मौजूदा कानून में बदलाव चाहते हैं। हाँ, ये दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की बात हो रही है शायद। हाँ, उसी की। उनका कहना है कि कानून के कुछ हिस्से दिव्यांग व्यक्तियों को एक तरह से आश्रित या बच्चों जैसा दिखाते हैं, और ये उनके आत्मसम्मान के खिलाफ है। बिल्कुल। देखिए, ये मांग सिर्फ कानून के शब्दों को बदलने की नहीं है, ये एक बड़ी सोच की तरफ इशारा है कि दिव्यांग व्यक्तियों को बराबरी का दर्जा मिले, गरिमा मिले, और वो अपने फैसले खुद ले सकें। स्वायत्तता बहुत जरूरी है। सही बात है, ये तो बुनियादी मानव अधिकारों का मामला है। ठीक है, अब जरा खेती किसानी की तरफ चलें। बायोस्टिमुलेंट्स, ये क्या है? बायोस्टिमुलेंट्स, हाँ, ये असल में कुछ ऐसे पदार्थ हैं जैसे कोई सूक्ष्म जीव हो सकते हैं या पौधों से निकले अर्क। अच्छा। ये पौधों की जो अंदर की प्रक्रियाएं हैं उनको बेहतर बनाते हैं। मतलब कैसे बेहतर? मतलब पोषक तत्व सोखने की क्षमता बढ़ जाती है, पौधे की बढ़त अच्छी होती है, पैदावार बढ़ती है, और वो तनाव जैसे सूखा वगैरह बेहतर झेल पाते हैं। तो ये खाद जैसे हुए फिर? एक तरह से कह सकते हैं, पर तकनीकी रूप से अलग हैं। इन्हें उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के तहत रेगुलेट करते हैं, कीटनाशक अधिनियम के तहत नहीं। ओके, मतलब ये कीटनाशक या जहर नहीं माने जाते। सही। लेकिन इसमें एक दिक्कत भी सामने आई है। कृषि मंत्रालय ने कहा है कि कुछ दुकानदार वो किसानों पर दबाव डाल रहे हैं कि सस्ता यूरिया या डीएपी चाहिए तो साथ में ये महंगे बायोस्टिमुलेंट्स भी लो। अरे, ये तो गलत बात है। हाँ, और कई किसानों ने शिकायत भी की है कि ये उतने असरदार भी नहीं है जितना बताया जाता है। ये बहुत गंभीर मुद्दा है, खासकर तब जब भारत में बायोस्टिमुलेंट्स का बाजार बहुत तेजी से बढ़ने का अनुमान है। मतलब 2025 में करीब $410 मिलियन से बढ़कर 2032 तक $1.13 बिलियन तक पहुंच सकता है। ये लगभग 15-16% सालाना ग्रोथ है। बाप रे, इतना बड़ा बाजार। हाँ, लेकिन दूसरी तरफ सरकार ने सख्ती भी की है। जो रजिस्टर्ड प्रोडक्ट्स थे उनकी संख्या करीब 8,000 से घटाकर अब सिर्फ 650 के आसपास कर दिए। अच्छा, मतलब काफी छटनी हुई है। हाँ, शायद क्वालिटी कंट्रोल और ये जो शिकायतें आ रही हैं उनको लेके। हाँ। तो एक तरफ बाजार की संभावना है, दूसरी तरफ किसानों की चिंता है। संतुलन बनाना होगा। बिल्कुल। अब आते हैं यूपीआई पर। वैसे यूपीआई क्रांति नाम से कोई सीधा लेख तो नहीं था हमारे स्रोतों में, लेकिन भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब डीपीआई पर जो बात हुई उसमें यूपीआई का जिक्र तो होना ही था। हाँ, यूपीआई तो उसका एक अहम हिस्सा है। आधार, यूपीआई, फास्टैग, ये सब मिलकर ही तो डीपीआई बनाते हैं। सही। और यूपीआई ने तो कमाल ही किया है। वित्तीय समावेशन, मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों को बैंकिंग और डिजिटल लेन देन से जोड़ना। हाँ, वो तो दिखता है। छोटे दुकानदार से लेकर हर कोई इस्तेमाल कर रहा है। बिल्कुल। और अनुमान है कि 2030 तक ये हमारी जीडीपी में करीब 3 से 4% का योगदान दे सकता है। ओह, ये तो बहुत बड़ा असर है। हाँ, और भारत को जो $1 ट्रिलियन की डिजिटल अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य है, उसमें यूपीआई की भूमिका बहुत बड़ी है। इसने भुगतान को बहुत आसान बना दिया है। ये वाकई एक क्रांति ही है, भले ही नाम से लेख ना मिलाओ। सही कहा। इसने नए कारोबारों और इनोवेशन को भी बहुत बढ़ावा दिया है। अच्छा, और आखिर में एक नाम जो थोड़ा रहस्यमयी है, बायो MOU 1। ये हाल ही में ट्रेंडिंग टॉपिक्स में दिखा।
इसके बारे में कुछ पता चला? हैरानी की बात है, नहीं। मतलब हमारे स्रोतों में या आम तौर पर पब्लिक डोमेन में भी इसके बारे में कोई खास जानकारी नहीं मिली। अच्छा, क्यों? पता नहीं, हो सकता है ये बायो इंजीनियरिंग या सिंथेटिक बायोलॉजी से जुड़ी कोई बहुत ही नई चीज हो, कोई टूल या तकनीक। लेकिन अभी तक इसके उद्देश्य क्या हैं, इसका इस्तेमाल कहाँ होगा, ये सब साफ नहीं है। ये तो अजीब बात है। हाँ, ये अपने आप में एक सवाल उठाता है कि नई टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी कैसे और कब बाहर आती है। शायद अभी ये बहुत शुरुआती स्टेज में हो सकता है। तो आज हमने 5 अलग-अलग मोर्चों को देखा। राजनीति में एक अनोखी घटना, सामाजिक अधिकारों की बात, खेती से जुड़े मुद्दे, टेक्नोलॉजी का बड़ा असर यूपीआई के रूप में, और एक बिल्कुल अनजाना सा नाम, BioMU1। हाँ, ये सब मिलकर दिखाते हैं कि भारत में कितने अलग अलग स्तरों पर चीजें बदल रही हैं। बिल्कुल, एक पूरी तस्वीर बनती है इन सब से। और जाते जाते एक बात सोचने लायक है, कैसे ये सब अलग अलग दिखने वाले क्षेत्र, राजनीति, समाज, कृषि, तकनीक और यहाँ तक कि वो जिसके बारे में हमें पता ही नहीं, जैसे BioMU1, ये सब आपस में जुड़े हुए हैं और जानकारी का होना या न होना हमारी समझ को